morning, students. Once again, today we learn about chapter 9, financial management. Uh, Today we are cover the topic. First is financial decisions, second is dividend decision, third is financial planning. तो आज के हमारे ये टॉपिक रहेंगे. इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. इन टॉपिक्स को हम समझेंगे. फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजंस क्या होता है, या इनके साथ ही साथ इनके जो इनको कौन कौन से फैक्टर्स जो बिजनेस में रहते हैं जो अफेक्टेड करते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों किया जाता है. तो ओके, जो मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड किया हुआ था उस पीडीएफ में से आपने इन टॉपिक्स को आई थिंक रीड कर लिया होगा. आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस कर देता हूँ. फाइनेंसिंग डिसीजन यानी फाइनेंशियल जो फाइनेंस मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो चुका है. यानी फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. फाइनेंस जो बिजनेस की बैकबोन होती है, इसके बिना बिजनेस को रन करना तो दूर, उसको रन करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है. बिजनेस के बारे में सोचने से पहले हमें फाइनेंस का अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि बिजनेस की एवरी एक्टिविटीज़, बिजनेस की हर एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के पहले हमें उनसे रिलेटेड जो फाइनेंस होती है या मनी होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है. यानी कहा जाए तो यह बिजनेस और फाइनेंस एक सिक्के के दो पहलू हैं. अगर फर्स्ट पहलू बिजनेस है तो सेकंड पहलू फाइनेंस है. अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो यह एक इनकम्प्लीट कॉइन हो जाएगा, जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिनको नहीं चला सकते हैं. तो इसी के बारे में पहले हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन यानी बिजनेस में हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें इतने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. फाइनेंस हमें किस टाइप का चाहिए, लॉन्ग टर्म का चाहिए, शॉर्ट टर्म का चाहिए. और अब अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फाइनेंस हमें किन सोर्सेज से लेना है, किन सोर्सेज से हमें अवेलेबल करवाना है, या किन सोर्सेज का यूज़ करते हुए हमारी जो नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस है उसको कंप्लीट करना है. वो डिसीजन हम इसमें देखेंगे. तो उस डिसीजन को लेते हुए या उस डिसीजन को कंप्लीट करने से पहले हमें किन किन पॉइंट्स को व्यू करना रहता है, या किन किन पॉइंट्स को वॉच करना रहता है, या किन किन जो भी थिंग्स होती है, फैक्टर्स होती है, उनको हमें केयरफुली रीड आउट करके उनके अपने को इसमें वॉच करते हुए अपने डिसीजन को कंप्लीट करना रहता है, ताकि हमारा डिसीजन परफेक्टली रहे. तो ओके गाइस, हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं. This decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. Short-term sources are studied under the working capital management. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारा बिजनेस में जो फाइनेंसिंग होती है उसके लिए कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं और कौन से जो सोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे. लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, हमने ये कहते हैं ना डिवाइड कर लिया कि हमें इतना सोर्स लॉन्ग टर्म का चाहिए, इतना सोर्स हमें शॉर्ट टर्म का चाहिए, तो उसके बाद हमें यह डिसीजन लेने में काफ़ी इजी गोइंग हो जाता है, काफ़ी रहता है. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेस. द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर ए फर्म आर शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोअर फंड्स. तो इसमें हमारे फाइनेंस को कंप्लीट करने के कई सोर्सेस होते हैं. उनमें से जो मेन सोर्सेस है, फर्स्ट तो होता है अपना शेयर होल्डर्स फंड और सेकंड हो जाए बोरोअर फंड. ओके, the shareholder fund refer to the equity capital and the retained earning borrower fund refer to the finance raised through debenture or other form of debt. तो शेयर होल्डर का तो अपना इक्विटी कैपिटल होती है, वो वाला सोर्स हो जाएगा, और बोरोवर फंड में आ जाएंगे पहले डिबेंचर्स या अदर सोर्स ऑफ डेप्ट. ठीक है, जैसे बैंक लोन वगैरह जो हो गए वो आ जाते हैं. A firm has to decide the proportion of fund to be raised from either sources based on their basic characteristics. Interest on borrower fund have to be paid regardless of whether or not a firm has been earning a profit. तो जो अपन बोरोवर लोन जो लेते हैं ना, इसमें अपने को प्रॉफिट हुआ या ना हुआ, लेकिन उनकी जो अर्निंग है या उनका जो इंटरेस्ट है या उनके लिए जो हमने चार्जेस डिसाइड किए वो हमें पेड करना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो या प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट हुआ है जिससे हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सकूँ. उन सारे पॉइंट्स से उन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है. उनको सीधा सा ये है, हमें हमारा जो फिक्स हुआ वो इंटरेस्ट आपको मंथली
क्वार्टरली ईयरली पेड करना है एनी हाउ कंडीशंस में। ये होता है अपना डिबेंचर या बोरोवर फंड में। लाइकवाइज द बोरोवर फंड हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम, और ये बोरोवर फंड को हमें फिक्स टाइम में जो भी उसका टेन्योर होता है उस आफ्टर टेन्योर या मैच्योरिटी के बाद उसको पेड करना रहता है। The risk of default on payment is known as a financial risk which has to be considered by a firm likely to have insufficient shareholder to make this fixed payment। और इसका अगर पेमेंट टाइम से अगर आपने नहीं किया तो आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, और आपकी डिफॉल्टर होने का मतलब सीधा सा है कि आगे आपकी गुडविल खराब हो जाती है। अगर दोबारा इस प्रकार के डिवेंचर्स या बोरोवर फंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उनको लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना रहेगा। लेकिन शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं उनके केस में अगर आपको प्रॉफिट कम हुआ है तो आप उनकी जो डिविडेंड्स वो कम दे सकते हैं। अगर आपको किसी ईयर लॉस हो गया तो आप उनको जो डिविडेंड्स वो ना भी दें, या किसी और इनका जो पेमेंट होता है पेमेंट आपको तुरंत नहीं करना होता है। उसके लिए आप टाइम पीरियड या आप किसी को अगर प्रॉफिट रेगुलर अर्न करता रहता है उनको पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो उनका डिविडेंड्स मिलता रहेगा, उनकी अर्निंग मिलती रहेगी और वो काम अपना चलता रहेगा। तो यही चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है कि कौन सा पेमेंट हम बोरोवर फंड से अवेलेबल करें या कौन सा फंड हम शेयर होल्डर से लें। यानी जिस पेमेंट पे हमें फंड फ्लो या कैश फ्लो हमारा अर्ली होता है, या जिन एक्टिविटीज से हमें पैसा जल्दी से अर्न होने लग जाएगा और एक फिक्स अमाउंट हमें अर्न होता रहेगा, उसके लिए हम बोरोवर फंड देंगे। और जिसमें हमें रिस्क रहता है कि यार इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इस एक्टिविटी से अर्निंग में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो उस प्रकार की जो फाइनेंस का जो अरेंजमेंट होगा उसके लिए हम शेयर कैपिटल जो होती है या इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है या इक्विटी कैपिटल जो होती है उन वाले फाइनेंस का यूज़ करेंगे। तो यही हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है। फाइनेंशियल डिसीजन में यही डिसीजन लिया जाता है कि हमारी जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कितना पोर्शन हम बोरोवर फंड से अरेंजमेंट करेंगे और कितना पोर्शन हम उससे अपना जो इक्विटी कैपिटल है उससे अरेंज करेंगे। और इसके पीछे का ये रहता है कि हमें जो हमारी एक्टिविटीज़ से किस एक्टिविटीज़ के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बोरोवर फंड लेंगे, और किस एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट को हम शेयर कैपिटल से या इक्विटी कैपिटल से फुलफिल करेंगे। तो यही हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन में पूरा कंप्लीट रहता है। तो ये था नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, यानी यह हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन का जो टॉपिक है, इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या किन किन एक्टिविटीज से इनको अफेक्शंस रहता है। फर्स्ट, कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। A prudent financial manager would normally opt for a source which is the cheapest. Okay? यानी उसको डिसीजन लेने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी। बोरोवर फंड में हम डिवेंचर ले रहे हैं या बैंक लोन ले रहे हैं या एक शेयर कैपिटल ले रहे हैं, तो उनकी कॉस्टिंग हमारे लिए कितनी राइज हो रही है। अगर तो इस वे में जो बेस्ट या जो इंटेलिजेंट या जो एक कहते हैं ना गुड थिंक्स वाला या अच्छा आईक्यू वाला अगर मैनेजर होगा तो वह चीपेस्ट सोर्स को सेलेक्ट करता है, जिसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है उसको सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, रिस्क। द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्स इज डिफरेंट। हर सोर्सेज की रिस्क अलग अलग होती है, तो जिसकी रिस्क कम रहेगी या जिसमें रिस्क नहीं रहेगी उस वाले का सिलेक्शन करना रहता है। फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कॉस्ट घटती बढ़ती रहेगी, फ्लोट होता रहता है, उनमें बढ़ता रहता है, उनका अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई इतनी कॉस्ट इनकी रहेगी, इतनी कॉस्ट इनकी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार के जो रहते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही कम होता है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। ए स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वाइबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। यानी जहाँ पर कैश फ्लो स्ट्रॉन्गली होता है वहाँ पर हमें डेब्ट इक्विटी फाइनेंसिंग मोर वाइबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी, यानी इक्विटी के बजाय हमें डेब्ट इक्विटी ले सकते हैं जहाँ पर कैश फ्लो ज़्यादा होता है या कैश फ्लो निकलता रहता है, जहाँ पैसा आता रहता है पैसा जाता रहता है वहाँ पर हम इनका कर सकते हैं। फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट। ए बिजनेस हैज हाई फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट, बिल्डिंग, rent, insurance premium, salary, etc. It must reduce fixed financing cost. Hence, lower decision financing is better. Similarly, fixed operating cost is less. More of debt financing में preferred. यानी जहाँ पर जैसे मान लीजिए बिल्डिंग के रेंट हायर हो, एम्प्लॉइज वगैरह को हायर सैलरी दी जाती है, तो वहाँ पर
वो डेप्ट सोर्स ऑफ फंड को ना लेकर इक्विटी जो वाला जो इक्विटी कैपिटल वाला जो सोर्स होता है उसको चूज किया जाता है. कंट्रोल कंसिडरेशंस, issues of more equity may lead to dilution of management's control over the business. Debt financing has such implications. Companies affect of a takeover bid would prefer debt or to equity. यानी जहाँ पर कहते हैं ना, अपन सीधा सा कहते हैं कि जहाँ पे कंट्रोल पे कंसिडरेशन, जहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि जिस बिजनेस में ज़्यादा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अगर किसी का भी इनोवेशन वगैरह चलता रहता है तो उनके बारे में हमें ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर हमें इक्विटी जाता है और डेब्ट भी जाता है. और जहाँ पर डिसीजन लेने या बार बार हर वर्किंग के लिए शेयर होल्डर्स के ज़्यादा इन्वोलेशंस करने से हमें हमारा बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वहाँ पर डेब्ट इक्विटी का रहता है. क्योंकि डेब्ट वाले या बोरोवर फंड वालों को सीधा से उन्होंने पैसा दिया, उनको आपकी बिजनेस की एक्टिविटी कोई मतलब ही नहीं है, आप कुछ भी करो, हमें हमारा जो फिक्स चार्जेस वो मंथली मिलना चाहिए या क्वार्टरली या ईयरली जो हमारा चार्जेस मिलना चाहिए. उनको आपके बिजनेस करने के डिसीजन से या आपकी जो भी कुछ एक्टिविटीज होने से कोई मतलब नहीं. उनको तो ये इतना टाइम पीरियड हुआ, इसके बाद उनका पैसा चाहिए और इनकी अर्निंग चाहिए, तो ये रहता है. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, health of the capital market may also affect the choice of source of fund. During the period when stock market is rising, more people invest in equity. However, depressed capital market may make issue of capital equity share difficult for any company. यानी जब शेयर मार्केट चढ़ता रहता है, शेयर मार्केट में जब पैसा बढ़ता रहता है ना, तो हर कोई बंदा शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहता है. लेकिन उसी का अपोजिट जब शेयर मार्केट गिरता रहता है तो कोई भी आपका शेयर खरीदना पसंद नहीं करेगा, कोई भी लेना नहीं चाहेगा, सब शेयर और उल्टा बेचना चाहेगा. तो ये चीज़ भी आपकी काफ़ी उस चीज़ को अफेक्ट करती है. तो ये था आपका फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड ये था. नाउ नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड्स इट मीन्स सीधा सा ये होता है कि अपना जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको हमारे द्वारा हमारे प्रॉफिट में से शेयर दिया जाता है. मतलब उन्होंने जो पैसा लगाया, या फिर ये भी जानते हैं कि जो भी कोई बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा लगाने के पीछे उनका जो एम होता है, उनका जो भी मतलब उनका जो एम होता है या उनका जो भी कुछ पर्पस होता है, पर सीधा सा ये रहता है कि हमें कुछ रिटर्न मिले. तो शेयर होल्डर्स को हम जो रिटर्न कहते हैं, उनको जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनको जो प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं. उसको डिविडेंड कहा जाएगा, वही अपना डिविडेंड्स रहते हैं. तो ये डिविडेंड्स का जो डिसीजन है, यानी किस सिचुएशन में हमें हमारे जो कहते हैं ना कि हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देना है या नहीं देना है या कितना देना है, ये सब प्रकार के डिसीजन किस लेते समय किन किन पॉइंट्स को हमें व्यू करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को हमें वॉच करना चाहिए, वो इसमें बताया हुआ है. The third important decision that every financial manager has to take relate to the distribution of dividends. तो ये इसका थर्ड है. फर्स्ट तो क्या था, कितना फाइनेंस चाहिए. सेकंड था कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट किया जाए. अब तीसरा आ गया है डिविडेंड डिसीजंस. ये आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है. यह इनको लेना होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स which is distribution to shareholders. The decision involved here is how much of the profit earned by company आफ्टर पेइंग टैक्स. ये किस पर डिसीजन करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद. इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर एंड हाउ मच ऑफ शुड बी रिटेन इन द बिजनेस while the dividends constitutes the current income reinvest as the retained earning increase the firm's future earning capacity. The extent of retained earning also influences the financing decision of the firm. Since the firm does not require fund to the extent of reinvest retained earning, the decision regarding dividend should be taken. तो एक डिविडेंड के डिसीजन लेते समय हमें यह भी देखना होता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है आफ्टर टैक्स पे, और उसमें से कितना हमें इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, कितना हमें हमारे बिजनेस में अपनी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कितना री इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ये और उसके अलावा कितना पैसा हमें सिक्योर करना चाहिए ताकि कुछ अनसर्टेनिटी या जो रिस्क वगैरह उनको रिकवर करने के लिए प्रोविज़न बना रहता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें देखते हुए ही अपना डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेना होता है. अब इसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको किनके द्वारा अफेक्टेड किया जाता है. हाउ मच ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट एंड हाउ मच विल बी रिटेन इन द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स. तो इसके कई फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा इसको अफेक्टेड किया जाता है. फर्स्ट, अमाउंट ऑफ अर्निंग, आपने पैसा कितना कमाया.
Dividends are paid out of current and past earning. Therefore, earning is a major determinant of the decision about this. तो earning ही इस डिसीजंस को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में, इसको कंप्लीट करने में सबसे बड़ा फैक्टर होता है. स्टेबिलिटी अर्निंग, हमारी अर्निंग की स्टेबिलिटी क्या है? पता चले कि आज तो हमने 1 करोड़ कमा लिया, नेक्स्ट साल 50 लाख हो जाए, उसके बाद फिर 1.5 लाख हो जाए, उसके बाद पता चले फिर 25 लाख पे रह जाए, उसके बाद तो ये हमारी अर्निंग की स्टेबिलिटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड डिसाइड करना पड़ता है. उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन, ये पॉइंट भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को काफ़ी अफेक्टेड कर रहा है. तो ये चीज़ में हमें देख के चलना पड़ता है. हमारे खर्चों को, हमारी जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी जो वॉन्ट्स होती है, हमारी जो रीइन्वेस्ट होती है, उन सबको देख कर ही डिविडेंड देना पड़ता है. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, हम रेगुलर डिविडेंड्स कितना देता आ रहा है. अगर हमने मान लीजिए किसी साल हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 10% डिविडेंड देना है, यानी जिसका 1 लाख रुपये उसको हमें 1,000 रुपये देना है, या उसको 10,000 रुपये हमें हर साल उसको प्रोवाइड करना ही करना है. तो हमारा ये फिक्स है, हमारी इनकम भी फिक्स हो गई, तो उसके ऊपर हमने ये फिक्स कर दिया और कि इतना हम देते जाएंगे चलता रहेगा, तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है. और जब कभी मीन्स एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उनको बोनस के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये भी काफ़ी करता है. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, हमारी बिजनेस की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है. पता चले कि हम अगर उनको डिविडेंड दे दिया, सारा पैसा उसको डिविडेंड में बांट दिया, तो हम हमारी ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, हम हमारे बिजनेस को बढ़ा ही नहीं पाएंगे. तो कभी कभी ऐसा पोजीशन भी आती है, ऐसी सिचुएशन भी आती है, ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है जिसमें अगर हमें दोबारा री इन्वेस्ट करने पर फ्यूचर में ज़्यादा पेमेंट हो सकता है, ज़्यादा हमें अर्निंग हो सकती है, ज़्यादा हमारी इनकम हो सकती है. तो वहाँ पर हम हमारे शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि इस समय आपको मिनिमम डिविडेंड्स मिल गया है, बाकी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, जिससे हमारी जो अर्निंग और आपकी जो अर्निंग है फ्यूचर में और बढ़ जाएगी. उनको सेटिस्फाइड कर देंगे, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, डिविडेंड्स का जो मैटर वो सॉल्व हो जाएगा. कैश फ्लो पोजीशन, हमारे बिजनेस में कैश फ्लो की क्या पोजीशन है यह भी देखना होता है. पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हमें देना है, कितने हमारे फंड्स बचे हुए हैं, इन सबको देखकर ही हमें डिविडेंड्स का डिसीजन लेना होता है. शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको, जो जस्ट एक तरह से कह सकते हैं बोरोवर फंड वाले होते हैं, जिनको एक फिक्स अमाउंट आपको देना ही है, जिनको आपको एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स प्रॉफिट या डिविडेंड आपको देना ही. वो कितने हैं, उनको देने के बाद कितना पैसा बचा है, वो भी अपने इसमें काम आता है. टैक्सेशन पॉलिसी, हमारे बिजनेस की टैक्सेशन पॉलिसी कितनी है, टैक्स कितना दिया गया है. द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन द अर्निंग इज टू सम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन. यानी अगर हम ज़्यादा डिविडेंड देते तो पता चले कि हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़े, या हमारी कैपिटल गेन में जब हमें ज़्यादा टैक्स वगैरह देना पड़े. तो ये इस प्रकार की कुछ पॉइंट्स को भी हमें वॉच करते हुए हमारे डिविडेंड डिसीजन को लेना होता है. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन चल रहा है. अगर मान लीजिए लो डाउन जा रहा है, जहाँ शेयर बेचने का टाइम चल रहा है, तो उस समय हमें ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, जिससे हमारे जो शेयर होल्डर्स वो स्टेबल रहे. और जहाँ ऊंचे उठते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी हमारे शेयर ज़्यादा मार्केट में बेचने लायक है और ख़रीदार और आ रहे हैं, तो हम उनको मिनिमम या कम डिविडेंड देकर भी अपना काम सेटिस्फाइड कर सकते हैं. तो ये इस प्रकार की कुछ इनमें रहती हैं. तो इन पॉइंट्स को लेकर ही हम हमारे इनको डिविडेंड डिसीजन को ले सकते हैं. तो ओके गाइस, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज, तो फिर बाकी जो रहेगा हम अपनी लाइव क्लास में डिसाइड कर लेंगे. आप लोग इसको फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको भी, इस टॉपिक को भी रीड आउट कर लीजिएगा. इसका डिसीजन जिसको जो डिस्कस है वो अपना जो क्लास लाइव क्लास है उसमें कर लेंगे. थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स.